ये एम्बुलेंस चाहिए, बॉडी ले जानी है पूरी। कहाँ पर जानी है? मथुरा। 35,000 रुपये बता रहे सर। 2 लाख रुपये बिहार के मांगी है, क्या करेगा? 2 लाख रुपये। 2 लाख रुपये भाई साहब। नमस्कार, मैं हूं विपनेश माथुर। ऑपरेशन यमदूत के तहत खुलासों की अगली किश्त लेकर फिर से मैं हाजिर हूं। हम आपको सुबह 10 बजे से लगातार देश के वसूली गैंग पर बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि कैसे सौदेबाजी सांसों की जा रही है। वो गुनहगार बेनकाब हो रहे हैं जो एम्बुलेंस के लिए मजबूर मरीजों से मनमानी रकम वसूल रहे हैं। तो अब यह बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर कि अब तक हम दिल्ली और मुंबई के एम्बुलेंस रैकेट का पर्दाफाश कर चुके हैं। अगर किन्हीं वजहों से आप दिल्ली के इन गुनहगारों को नहीं देख पाए हैं तो हम आपको एक झलक में दिल्ली मुंबई के उन कसूरवारों को दिखा रहे हैं जो दिन के उजाले में लोगों को लूट रहे हैं, उनसे खुलेआम लूटपाट कर रहे हैं। इन्हें आप देखिए, इन्हें पहचानिए, क्योंकि जब आप इन्हें पहचानेंगे तभी इनसे बच पाएंगे। बॉडी लेके जाना है। मथुरा 32,500 लगेगा। ये एम्बुलेंस चाहिए, बॉडी ले जानी है पूरी। कहाँ पर जानी है? मथुरा। 35,000 रुपये बता रहे सर। 2 लाख रुपये बिहार के मांगी है, क्या करेगा? 2 लाख रुपये। 2 लाख रुपये भाई साहब। कहाँ पे? मात्र छपरा जिला। एम्बुलेंस मिल जाएगी ऑक्सीजन वाली? तो बहुत ही ज़्यादा है। दो बात से देखो 500 मिनट के किट के आपको देने पड़ेंगे, ठीक है सर। और 3,000 रुपये की गाड़ी है। यथार्थ क्या कितने पैसे लगेंगे? 6,000। ऑक्सीजन भी नहीं है तब भी इतना? भैया पैसे कितने लग जाएंगे लगभग? भैया ये कोविड बॉडी है। हाँ 8,000 रुपये से मान के चलो। होगा ना भैया, पूरा होगा, हॉस्पिटल पहुँचा देगा तुम्हें। और वहाँ पर तुम 3 घंटे वेटिंग करवाओगे तो वो थोड़ी हो जाएगी भाई। वहाँ पर वेट करके 20 मिनट चल जाएगा, आधे घंटे वहाँ खड़ा हो जाएगा बंदा। अगर आधे घंटे से ऊपर चलेगा तो उसका चार्ज बढ़ जाएगा। फिर कितना चार्ज होगा? 2,000 रुपये पर घंटा। 2,000 पर घंटा। हमें ग्रेटर नोएडा कैलाश ऑक्सीजन वाली मिल जाए तो बेहतर है। मिल जाएगा तो बहुत ही बढ़िया काम हो जाएगा। कहाँ से जाओगे? घर से गणेश नगर। घर से जाओगे? हाँ बात करा दो भैया, बात कर लो। हम सुनो, मम्मी खड़े हो, बात कर लो। मास्क को लगा लो, अपना मास्क नहीं लगा रखा है यार। डेड बॉडी ले जाते कितना लेंगे यहाँ पे? सिरदेवी से उधर प्रेम ऑटो 3 आदमी के साथ 6,000। और इस सबसे बड़े ऑपरेशन में अब तक हमने दिल्ली, मुंबई, यूपी के गुनहगारों को बेनकाब किया है। तो ये तो रहे दिल्ली और मुंबई वसूली भाई। न्यूज़ 24 की इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने दिल्ली से सटे नोएडा में भी ऑपरेशन यमदूत को अंजाम दिया। एम्बुलेंस के नाम पर वसूली का जो खेल खेला जा रहा था दिल्ली और मुंबई में, वही खेल नोएडा में भी लगातार चल रहा है। 10 किलोमीटर के लिए एम्बुलेंस मालिक और ड्राइवर 6,000 से 12,000 रुपए ऐंठ रहे हैं। मरीजों को एक तरफ महामारी मार रही है तो दूसरी तरफ एम्बुलेंस गिरोह उनके दर्द को दोगुना कर रहा है, उन पर चोट कर रहा है। 2 घंटे बाद यहाँ से सेक्टर 11 से लेना और वहाँ छोड़ना है। यथार्थ क्या कितने पैसे लगेंगे? 6,000। 4 मई 2021 सेक्टर 27 नोएडा। दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा में एम्बुलेंस के नाम पर किस किस्म की लूटखोरी चल रही, ये जानने के लिए 4 मई को न्यूज़ 24 के 2 अंडरकवर रिपोर्टर्स खुफिया कैमरे के साथ सेक्टर 27 में मौजूद कैलाश अस्पताल के बाहर पहुंचे। अस्पताल इसीलिए क्योंकि यहाँ तमाम प्राइवेट एम्बुलेंस मरीजों को लेकर आती और जाती। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स ने काफी जद्दोजहद की, लेकिन एक भी एम्बुलेंस मरीज को सेक्टर 11 से सेक्टर 93 स्थित यथार्थ हॉस्पिटल पहुंचाने को तैयार नहीं था। कई एम्बुलेंस ड्राइवर से बातचीत करने के बाद हमें एक फोन नंबर मिला। एम्बुलेंस के लिए हमने वो नंबर डायल कर दिया। हेलो, ये एम्बुलेंस यथार्थ जाना है ग्रेटर नोएडा। यही क्लास के सामने से बोल रहे हैं, हम तो क्लास पे खड़े हैं अभी तक।
घंटे बाद, अरे यार अर्जेंसी भी बहुत ज़्यादा। ये क्या ऑक्सीजन वाली, बिना ऑक्सीजन वाली? हमें ऑक्सीजन वाली चाहिए अर्जेंसी पे। कितने दिन बाद? 5 दिन बाद? अरे भैया कैसी बात कह रहे हो आप? 5 दिन में पेशेंट का क्या होगा? अच्छा, आप लोगों को ही ऑक्सीजन नहीं मिल रहा? नहीं, हमारा तो सब कुछ बंदोबस्त हो गया था वहाँ पर, बेड वेड सब करा लिया हमने, तो बस पेशेंट शिफ्ट करना है। भैया अगर हम ऑक्सीजन सिलेंडर का खुद इंतजाम कर लें तो फिर कितने में, कब चलोगे गाड़ी लेके? अभी 2 घंटे बाद। यहाँ से सेक्टर 11 से लेना है और वहाँ छोड़ना है। यथार्थ क्या, कितने पैसे लगेंगे? 6,000? ऑक्सीजन भी नहीं है तब भी इतना? अच्छा, ऑक्सीजन होगा तो 12,000 रुपये चार्ज है। और कोई नहीं है, कोई दूसरा नंबर नहीं है कहीं पे मिल सके जाए अर्जेंट अभी? 12,000 ऑक्सीजन वाली और विदाउट ऑक्सीजन 6,000। सुना आपने, फोन पर ही डील सील हो गई। ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस तत्काल नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी तो 5 दिन बाद। रेट कम से कम 12,000 रुपए। बिना ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस के लिए 2 घंटे इंतजार करना होगा। मिल जाएगी लेकिन देने होंगे 6,000 रुपए। भैया अगर हम ऑक्सीजन सिलेंडर का खुद इंतजाम कर लें तो फिर कितने में, कब चलोगे गाड़ी लेके? अभी 2 घंटे बाद। यहाँ से सेक्टर 11 से लेना है और वहाँ छोड़ना है। यथार्थ क्या, कितने पैसे लगेंगे? 6,000? ऑक्सीजन भी नहीं है तब भी इतना? अच्छा, ऑक्सीजन होगा तो 12,000 रुपये चार्ज है। और कोई नहीं है, कोई दूसरा नंबर नहीं है कहीं पे मिल सके जाए अर्जेंट अभी? 12,000 ऑक्सीजन वाली और विदाउट ऑक्सीजन 6,000। चूंकि हमें एम्बुलेंस की जरूरत ही नहीं, हमें सिर्फ लूटखोरी की सच्चाई जाननी थी, इसीलिए हमने ये कहकर फोन काट दिया कि कुछ देर में बताते हैं। लेकिन हमारी तफ्तीश जारी थी। अस्पताल के बाहर हमें कुछ और प्राइवेट एम्बुलेंस और उनके ड्राइवर्स मिले। ज्यादातर लोगों ने मरीज को ले जाने से इनकार कर दिया। एक एम्बुलेंस ड्राइवर मिला, वो भी पेशेंट को यथार्थ अस्पताल शिफ्ट करने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन उसने विक्रम नाम के एक शख्स का नंबर जरूर दिया। साथ ही पूछने पर 10 से 11 किलोमीटर के लिए एम्बुलेंस का रेट कार्ड बता दिया। भैया पैसे कितने लग जाएंगे लगभग? भैया ये कोविड बॉडी है। हाँ, 7-8 रुपये से मान के चलो। 7-8 हज़ार यहाँ तक के? यथार्थ तक के गाड़ी मिल जाए बहुत बड़ी बात। यथार्थ तक के ना? और ये ऑक्सीजन वाली होगी विदाउट ऑक्सीजन वाली होगी? बॉडी में ऑक्सीजन वाली का क्या? हेलो, नहीं डेड बॉडी नहीं है, ये तो हॉस्पिटल शिफ्ट करना है भैया। कैसी बात करो, बॉडी थोड़ी करना है भैया। हेलो, बात कर रहे हो? सुना आपने, 7 से 8 हजार रुपए लगेंगे। इससे कम में आपको एम्बुलेंस नहीं मिलेगी, चाहे जितना हाथ पैर मार लीजिए, चाहे जहां सिर पटक लीजिए। नाम है इसका? भैया पैसे कितने लग जाएंगे लगभग? भैया ये कोविड बॉडी है। हाँ, 7-8 रुपये से मान के चलो। 7-8 हज़ार यहाँ तक के? यथार्थ तक के गाड़ी मिल जाए बहुत बड़ी बात। यथार्थ तक के ना? नोएडा सेक्टर 11 से सेक्टर 93 में मौजूद यथार्थ अस्पताल की दूरी है महज 11 किलोमीटर। जो रेट चल रहा है उसके मुताबिक चाहे आप 2 किलोमीटर जाएं या 40 किलोमीटर, आपको 400 रुपए देने होंगे। इससे ज्यादा कोई नहीं ले सकता। इस रेट के मुताबिक 11 किलोमीटर के लिए एम्बुलेंस का चार्ज हुआ 400 रुपए, लेकिन नोएडा में 7 से 8 हजार रुपए की वसूली चल रही है। मुश्किल वक्त में एक तरफ बेबस और लाचार मरीज और उनके परिजन जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, इलाज के लिए और अस्पताल पहुंचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ एम्बुलेंस गिरोह उन्हें लूट रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि इन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा का पूरा सरकारी तंत्र और पुलिस महकमा अंधा हो गया है। वरुण सिन्हा के साथ विमल कौशिक, नोएडा, न्यूज़ 24।
ऑपरेशन यमदूत इसीलिए हमने चलाया है, और ऐसा नहीं है कि सिस्टम को पता नहीं है, सब कुछ नाक के नीचे चल रहा है, लेकिन एक्शन कहां हो रहा है? एक्शन होता तो आज आम जनता ऐसे रो नहीं रही होती। बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। सुबह 10 बजे से लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं और तीखे सवाल भी पूछ रहे हैं, लेकिन जवाब हमें अब तक नहीं मिल पा रहा है। आप देख रहे हैं गोपाल अग्रवाल जी, बीजेपी स्पोक्स पर्सन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग भदौरिया जी को आप देख रहे हैं, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही डॉक्टर अरुण पांडे आपको नजर आ रहे हैं, फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी हैं एम्स। और वरुण सिन्हा, मैक्स हॉस्पिटल नोएडा, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और वरुण और विमल कौशिक ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इन गुनहगारों को कैमरे में कैद किया है जो सांसों का सौदा कर रहे हैं। वरुण, दिल्ली की हकीकत हमने दिखाई, बड़े अस्पताल सांसों का सौदा हो रहा है, आम जनता के आंसू किसी को नजर नहीं आ रहे हैं, ये मुनाफाखोर लाशों पर बिजनेस कर रहे हैं। फिर हमने मुंबई का भी हाल दिखाया, नोएडा में भी वही हाल है। वरुण, कैसे पहुंचे यहां पर? देखिए, शायद दिल्ली एनसीआर की बात नहीं है, पूरे देश की स्थिति कई बार ऐसे सामने आ रही है हालात की लगातार ये लोग पैसा कमाने के लिए नए नए हथकंडे अपनाते नज़र आ रहे हैं। एम्बुलेंस वाले शायद जानते हैं कि इस समय आम आदमी की मजबूरी है कि वो सड़कों पर एम्बुलेंस ढूंढ रहा है, वो अपने मरीज़ को गंतव्य तक अस्पताल पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रहा है। वो ये सोच रहा है कि जैसे भी हालात बने हमें एम्बुलेंस मिल जाए, हम उसको लेके चले जाएं। अब सोचिए 10 किलोमीटर के अगर 8,000 9,000 रुपये मांगे जाते हैं तो कहाँ से आम आदमी लेके आएगा? सरकारी एम्बुलेंस का नामो निशान नज़र नहीं आता, सरकारी एम्बुलेंस मिल नहीं पा रही हैं, तो प्राइवेट एम्बुलेंस वाले इसी का फ़ायदा लगातार उठा रहे हैं। नोएडा के अस्पतालों के बाहर भी जो दिल्ली के हालात थे वो यहाँ पर हमको मिले। लगातार लाइन से एम्बुलेंस खड़ी थी, कई लोगों से बात करी तो कईयों ने मना किया, कईयों ने कहा चलने को तैयार हैं, कईयों ने कहा आपको वेट करना पड़ेगा। 5 दिन वेटिंग की बात कर दी। आप सोचिए, किसी के मरीज़ को अगर अस्पताल ले जाना है और कोई कहे कि 5 दिन आपको रुकना पड़ेगा तो उसके हाथ पैर तो वैसे ही फूल जाएंगे, और उसके बाद उससे पैसे की बार्गेनिंग आप करेंगे तो कहेगा जितने पैसे लेने हैं लेकिन आप मेरे मरीज़ को अस्पताल पहुंचा दीजिए। तो ये टेक्निक्स हैं, ये टैक्टिक्स हैं जो जिस तरीके से लगातार ये लोग आम जनता को लूटने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं कि बस उसकी जेब से पैसा निकाल लें, उसको लूट लें, उसके जो हालात हैं उसके बारे में चिंता एक पैसे की नहीं है। नोएडा के कैलाश अस्पताल के बाहर जब हम लगातार 3 से 4 कैब वालों से, एम्बुलेंस वालों से बात कर रहे थे तो उनमें से कुछ लोगों ने हमसे कहा कि यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप दूसरे अस्पताल चले जाइए। फिर एक ने कहा कि आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे यथार्थ जाने के लिए, करीब 8 से 9,000 रुपये, अगर आप तैयार हैं तो बताइए। कईयों ने ये कहा कि हम नहीं जाएंगे, दूसरे का नंबर देते हैं, आप उससे बात कर लीजिए। तो ये पूरी एक चेन है, जिस चेन का सर्किल लगातार इन एम्बुलेंस वालों ने बना रखा है और एक दूसरे को लूटने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। जी वरुण, मैं लौट रही हूँ। देखिए, खुद वरुण और विमल कौशिक अपनी जुबानी बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद कॉल किया है, सच्चाई सामने आई और हमने आपको दिखाया कि कैसे सौदा होता है। एक तरफ अपने की लाश रखी हुई है, दूसरी तरफ सौदा हो रहा है। उस वक्त उस इंसान पर क्या बीत रही होगी ये मैं आपको दिखा रही हूं आज। ऑपरेशन यमदूत लगातार जारी है और चर्चा की मैं शुरुआत करती हूं। गोपाल अग्रवाल जी, आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। दिल्ली में 200 रुपए पर किलोमीटर, मुंबई में भी, नोएडा में तो अति हो गई, 400 रुपए पर किलोमीटर लाशों का सौदा हो रहा है। कहां है सरकारी तंत्र, कहां है सिस्टम, कहां है पुलिस? देखिए, त्रासदी बहुत बड़ी है और लोगों को भी इस बात के लिए सरकार तो काम कर रही है। सरकार के पास कई तरह के एडमिनिस्ट्रेशन के पास किस तरह के कई तरह की समस्याओं को एक साथ जूझना पड़ रहा है। और नोएडा की खास बात करें तो ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही थी, रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही थी, और कई जगहों पे हमने महाराष्ट्र में देखा कि किस तरह RT-PCR किट के लिए किस तरह का लोग काम कर रहे थे। तो सरकारें कर रही है, पुलिस भी काम कर रही है, ओवरबर्डन्ड है, लेकिन ये सारी चीज़ों के साथ जनता को भी मेरे ख्याल से समझना चाहिए कि इस त्रासदी में वो हेल्प नहीं कर सकते, तो कम से कम इस तरह के काम तो ना करें। और यह अपने आप में हमारे देश के लिए भी एक संदेश भी है कि हम लोग हर चीज़ केवल सरकार के ऊपर डाल के अगर सोचेंगे कि हम चैन से बैठ जाएंगे तो इस तरह से इस त्रासदी में एकदम इस तरह से काम पूरा नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकारें काम नहीं करेंगी, लेकिन सरकार भी
सिस्टम के थ्रू चलती है, लोगों के थ्रू चलती है, सरकारी सर एक्शन तो सरकार को ही लेना है, पुलिस को ही लेना है, आम जनता तो एक्शन लेगी नहीं इन पर सर। नहीं, लेकिन और आम जनता की कौन सुनने वाला है? सरकारी एम्बुलेंस मिल नहीं रही, मजबूरी में प्राइवेट एम्बुलेंस लेनी पड़ रही है और वहां पर ये सौदेबाजी हो रही है दर्द के साथ। नहीं तो यही तो बात है, सरकार भी कुछ लोगों के साथ ही चलती है ना, लोग भी एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं और आपको ऐसे भी कई चीजें मिल जाएंगे एग्जांपल जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे हमने बेंगलोर में देखा। तो इस तरह से जब सारा समाज में ये चीजें, तो सबको खड़े होना, मान लो किसी को दिख रहा है, आपको दिख रहा है, आप उजागर कर रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन अब एक्टिव होगा। उस तरह सरकार को भी तो कोई बताएगा, तो उसके ऊपर एक्शन कोई बताएगा। अरे सर इतना लंबा चौड़ा तंत्र है, सिस्टम है, वो क्या कर रहा है सर? क्या मीडिया चैनल्स जब दिखाएंगे तभी हरकत में आएगी सरकार? या मीडिया चैनल की बात नहीं कर रहा, इंडिविजुअल लोगों को एक्टिवली, सिविल सोसाइटी के लोगों को, सोलो देखिए सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लोगों को निभानी पड़ेगी। ऐसी त्रासदी में केवल हमने सरकार के, अरे सर किसी का अपना मर गया है, डेड बॉडी रखी हुई है, एम्बुलेंस मिल नहीं रही, सौदेबाजी हो रही है, इसमें कौन सी जिम्मेदारी उस वक्त निभाएं आप बताइए? पहली जिम्मेदारी क्या बन रही है, क्या करे? जिम्मेदारी की बात नहीं, मैं कह रहा हूँ जो भी इंफॉर्मेशन देंगे तो सरकार एक्शन उस पर लेगी ना। अगर किसी के बारे में कंप्लेंट आएगी, डॉक्टर अजय उपाध्याय केस ध्यान में आया, आप समझ पा रहे हैं? आपको बताया, आप समझ पा रहे हैं क्या गोपाल अग्रवाल जी की बातों को? विपनेश जी, पहली बात तो मैं इस ऑपरेशन यमदूत के लिए मैं आपको सच में और आपकी पूरी टीम को, वरुण जी को और अरुण पांडे जी को मैं बधाई दूंगा कि एक कम से कम मानवता के हित में आपने इस तरह के चीजों। अरुण पांडे जी डॉक्टर हैं, वरुण सिन्हा हमारे रिपोर्टर हैं, विमल कौशिक हमारे रिपोर्टर हैं। जी विमल जी को भी, बाकी रिपोर्टर को भी। दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह से आज पूरी तरह से मानवता जो है कहीं न कहीं, जिस तरह से लोग मर रहे हैं, लाशों के ढेर में तब्दील हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी यदि कुछ लोग कालाबाजारी करके अवसर तलाश रहे हैं और कमाने का धंधा ढूंढ रहे हैं, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होगा। आज कमाने का वक्त नहीं, कमाने के बहुत रास्ते हैं। कम से कम इस आदमखोरों को पर सख्त कार्रवाई सरकार करे। दिल्ली की बात मैं कर रहा हूं और सफदरजंग की बात इसलिए करना जरूरी है कि वहां पे जो दिल्ली का हार्ट है एम्स, वहां पे दवाओं की कालाबाजारी हो रही है, सरेआम हो रही है। दिल्ली की अमित शाह की सरकार को कम से कम पुलिस उनकी है, उनको इस पर ख्याल रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश या किसी राज्य में मैं कह रहा हूं, मुंबई में भी ऐसी घटना हो रही है तो वो भी सोचनीय है। ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो, बेड की कालाबाजारी हो, या दवाओं की कालाबाजारी हो, और इस तरह से ये दुर्घटना एम्स से बोध घाट तक लाने में 35-35, 40-40 हजार रुपए विपनेश जी लोगों से मांगे जा रहे हैं और कई हमारे जानने वाले भुक्तभोगी हैं। लेकिन सरकार यदि अभी भी मुख्य दर्शक बनी रहेगी और अभी भी कुंभकर्णी निद्रा में सोई रहेगी तो काम नहीं चलेगा। अब सरकार का काम है, जब बुरे वक्त आता है और इस तरह के कलाबाजारी करने वाले आदमखोर जब खड़े होते हैं तो उन पे सख्त कार्रवाई करे, उनको सलाखों के पीछे डाले। ये नहीं है कि गोल गोल बात करे। और प्रवक्ता भाई ठीक है कि अग्रवाल साहब अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन इस बात को समझें, सरकार इसीलिए लोगों ने चुना है कि अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन किया जाए। हर बात के लिए कोर्ट और मीडिया ही जब दिखाएगी तो कोर्ट और मीडिया को ही देश की सरकार चलाने का काम दे दिया जाए, ज्यादा अच्छा होगा। विपनेश जी को बैठा दीजिए और इनके पूरी टीम को बैठा दीजिए, वही सोल्यूशन लाएंगे। इनका काम है एक्सपोज करना जो गलतियां हो रही हैं। निश्चित तौर पे सरकार को अभी भी जगने की जरूरत है। सरकार सोई हुई है विपनेश जी, दुख की बात है, और लोग शमशान और कब्रिस्तान में जगह ढूंढ रहे हैं। इससे बड़ा दुखद क्या होगा इस देश के लिए? अनुराग भदौरिया जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बड़ी अच्छी बात बोली कि सरकारी तंत्र, आपने पूछा क्या कर रहा है सरकारी तंत्र, पता है क्या कर रहा होगा? सरकारी तंत्र अभी चिंतन कर रहा होगा कि ये न्यूज कैसे न्यूज 24 में आ गई, इनकी अब न्यूज 24 को कैसे इनको ठीक किया जाए, वो आपको ठीक करने में लगे होंगे। अभी अगर आप योगी जी के मीडिया जो सलाहकार हैं वो अभी आपकी चिंता कर रहे होंगे, जनता की चिंता नहीं कर रहे होंगे, वो न्यूज 24 की चिंता कर रहे होंगे। ऐसी सरकार है ये सरकार जनता के भले के लिए नहीं सोचती है। अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि जनता की भी जिम्मेदारी बनती है, सब जनता की जिम्मेदारी है, तो आप किस सरकार जरा बता दीजिए। सब जनता अपनी जिम्मेदारी निभा लेगी तो आप क्यों है? इसके मतलब आपका तंत्र फेल हो गया? बताइए, आपका तंत्र तो ऐसा है जब सरकार ही झूठी है,
तो वहां पे जब सरकार झूठी होगी, जैसी सरकार होगी वैसा मैसेज इनके नेता है ना। जो लोग लूटपाट कर रहे हैं हैं वो इसलिए लूटपाट कर रहे हैं क्योंकि ये सरकार बेसिकली मानसिक रूप से लोगों की मदद ही नहीं करना चाहती है। और यहाँ मैं आपके बैठे बीच में नहीं बोला, भले आदमी बदतमीजी वाली बात मत क्या करो। मैं आपके बीच में क्या बोला मैं आपके बीच में? अरे तो एक नंबर के मैं आपके बीच में नहीं बोला। चुप बैठिए कर रहे हो समस्या का आदमी। एक मिनट नहीं, अनुराग भदौरिया जी, मैंने देखिए आपसे पहले भी कहा है, शब्दों पर संयम रखिए और एक एक करके बात कीजिए। उनके बीच में नहीं बोला, ठीक है, मैं एक एक करके ठीक है बात, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शब्दों की मर्यादा को हम तार तार करें। गोपाल अग्रवाल जी एक एक करके बात करते हैं। ठीक है अनुराग जी आप बोलिए। गोपाल जी मैं आती हूँ आपके पास। अनुराग जी आप बोलिए। गोपाल जी चुप रहिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। सम्मान करो तो दूसरे का भी सम्मान पाने लायक हक भी रखो। नहीं तो राजनीतिकरण चीजों का कर करके फिर राजनीति कर रहे हैं आप, फिर बीच में बोल पड़े। ये राजनीति कौन कर रहा है? आप कर रहे हो बीच में बोल के। हम तो आपके बीच में बोले नहीं। आप आईना दिखाते हो, समाधान की बात हो रही है ना। से कलाबाजी बंद कीजिए। नहीं तो मैं कहूंगा कि ये देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। दिल्ली में क्या हो रहा है? ये जो देश की फिर बीच में बोल रहे हो। ठीक है गोपाल जी, आदमी को आपने बुला गोपाल जी नहीं, अनुराग भदौरिया जी देखिए, न्यूज 24 पर ऐसे शब्दों को वेलकम नहीं किया जाएगा। अरे तो मैं चुप करा रही हूँ, लेकिन आप प्लीज थोड़ा सा शब्दों पर मर्यादा टाकी कर रहा है भाई। मर्यादा में बोलिए प्लीज। गोपाल जी एक मिनट सर, एक एक करके बात करते हैं क्योंकि ये आम जनता के दर्द से जुड़ा हुआ मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है। संवेदनहीन मत बनाइए इसको। में भी बीच में राजनीति कर गोपाल जी एक एक करके बात करते हैं। अनुराग जी बोलिए, क्या सवाल है आपके जो आप सरकार पर उठा रहे हैं? देखिए सवाल ये है जो कि ये राजनीति का वक्त नहीं है। हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते। हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि सरकार तंत्र फेल हो चुका है। सरकारी तंत्र इसलिए फेल हो चुका है कि सरकार जब झूठ बोलने लगी, जब आंकड़ों से कलाबाजी करने लगी, जो लोगों की मौतें हो रही हैं, जब आप लोगों की मौतों को छुपाने लगोगे, मौतों से आपका एक अगर वेबसाइट की रिपोर्ट मानी जाए तो सोचो गोरखपुर में 15 गुना मौतें हो रही है। दिखा कितनी रहे ये? लखनऊ में भी आप देखो 10 दिन में अगर वेबसाइट की बात कर ले तो 1500 लोगों को मौतें दिखा रहा हूं। आप आंकड़ों में कितना दिखाते हो? आप कितना मौतें झांसी में दिखा रहे हो, कितनी मेरठ में दिखा रहे हो, और आप बनारस में कितनी दिखा रहे हो? सरकारी आंकड़े तो 10-20 है, लेकिन वहां पे चले जाओ तो शमशान घाट कब्रिस्तान भरे पड़े हैं, वहां लाइन लगती है, लाइन लग के लोगों को मौका मिलता है। तो इसके मतलब आप आंकड़ों से कलाबाजी मत कीजिए। आप जिंदगी से लोग जूझ रहे हैं, सांसें उखड़ रही लोगों की। ये जिम्मेदारी है हमारी आपकी साथ आके लोगों की सांसों को रोकना, लोगों की हम कैसे मदद करें, लोगों को जो कालाबाजारी हो रही है उसको कैसे रोकें, लोगों को तकलीफ कम हो, इसके लिए हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। हम आपके साथ खड़े होने को तैयार है, क्योंकि अपने उत्तर प्रदेश के लोग हैं, अपने देश के लोग हैं। अगर इनके साथ अगर नाइंसाफी हो रही है, इनके साथ अगर सरकार की गलती की वजह से इनकी सांसें उखड़ रही हैं, तो हम आप मिलकर इसका समाधान करें। चलो आप अपने तंत्र को नहीं सुधारना चाहते, लेकिन हमारी तो जिम्मेदारी बनती है क्योंकि हमारे अपने लोग हैं ये। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप राजनीति अभी मत कीजिए। इस समय सिर्फ सिस्टम में खराबी को सुधारिए और अपनी गलती को मानिए। और अनुराग भदौरिया जी, ये सवाल आपको चुभ सकता है और मैं पूछूंगी, आज कड़वे सवाल मैं पूछ रही हूँ, ठीक है? ये सवाल तो हम सरकार से पूछ ही रहे हैं, जो सत्ता में है उससे सवाल पूछा जाएगा, चाहे उनको बुरा लगे या अच्छा लगे। लेकिन विपक्ष की भूमिका भी तो कुछ बनती है। इंसानियत तो सब में है सर। कितने मामले आपने उजागर किए, कितनी कंप्लेन करवाई, कितनों पर एक्शन करवाया? आपको क्या लगता है समाजवादी लोग यहाँ 4 साल से क्या रोड पे खा के लाठी डंडा खा के हमेशा तो जेल में पड़े रहते हैं? इनके योगी जी को एक ही चीज तो आता है कि समाजवादियों पे डंडा मारो, उनको जेल में डाल दो। यही तो काम करते हैं, चाहे हाथरस की बेटी के लिए आवाज उठाएं। चलिए वहां दूर तक नहीं जाते हैं, मैं जवाब ले लेती हूँ गोपाल जी से। गोपाल जी जवाब दीजिए, कई सवाल खड़े कर दिए अनुराग भदौरिया ने। ऐसे सवाल अगर इन्होंने आज से अपनी सत्ता के टाइम पे पूछे होते और ये सब चीजें नहीं होती। जिस तरह की राजनीति अनुराग भदौरिया जी कर रहे हैं, इसको मैं घटिया राजनीति कहता हूँ। ये जनता की कोई चिंता नहीं है। ये तो खुश हो रहे होंगे कि त्रासदी हुई, जो त्रासदी हुई तो इनको अपनी राजनीति करने का मौका मिल गया। आज यह हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इनसे पूछिए क्या कर रहे हैं। हम लोग हेल्पलाइन भी चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या किया आपने दिन रात। अब आप इन्हें चुप कराओ ना। हॉस्पिटल आप दे नहीं पाए, बेड आप दे नहीं पाए, लोगों को दवा दे नहीं पाए। करवाओगे नहीं, एक मिनट मैं सवाल पूछ लेती हूँ, काउंटर मैं करती हूँ। अनुराग भदौरिया जी 1 मिनट रुक जाइए, काउंटर मैं करूंगी। मेरे पास है सवाल,
मैं 1 मिनट आती हूँ गोपाल जी, आपके पास ही आती हूँ, लेकिन सफदरजंग अस्पताल से 1 मिनट सर, मैं आपके पास ही आऊंगी। गोपाल जी आपके पास ही आ रही हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखिए। मेरी बात पूरी नहीं हुई है। ठीक है, पूरी कर लीजिए अनुराग जी, आप धैर्य रखिए, वरना ये बात नहीं हो पाएगी। ठीक है अनुराग जी, रुक जाइए, मैंने उनको शांत कराया था आपकी बारी में, अब आपकी बारी है कि आप थोड़ा शांत रखें, धैर्य रखें, जब आपकी बारी आएगी तब आप बोलिएगा। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, अब जवाब ले लीजिए। गोपाल जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। क्या किया इन्होंने पार्लियामेंट, अनुराग भदौरिया को रोकिए ना। अनुराग जी मैंने आपकी बारी में गोपाल जी को चुप कराया था, आप प्लीज थोड़ा सा चुप रहिए, सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आती हूँ। गोपाल जी बोलिए। देखिए पहली बात है अनुराग भदौरिया, मेरा सवाल सर यही है कि ये जो सांसों पे सौदेबाजी हो रही है ये कैसे हो रही है, कब स्टॉप होगा ये सब कुछ? बिल्कुल मैं मानता हूं कि सरकार इन चीजों को रोकेगी, रोक रही है, पूरा प्रयास कर रही है। सरकार की एक सिस्टम होता है, एम्प्लॉइज होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो ओवरबर्डन्ड है, जनता भी साथ में आएगी। और अपोजिशन से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस तरह ओछी राजनीति है अनुराग भदौरिया जी की तरह ना करें। ये तो खुश हो रहे हैं कि मुसीबत हो गई देश में, हमें अपनी राजनीति करने का मौका मिल गया, नहीं तो अपने घर में बैठे हुए थे, कुछ दिख नहीं रहा था। सरकार ने पिछले 1-1.5 साल में कितना काम किया है, दिन रात काम किया है, कितनी चीजें। अब समस्या इतनी गंभीर है और आप मीडिया वाले उजागर करते हैं तो हम लोग एक्शन लेते हैं। मैंने आपको बताया, कल मुझे एक केस मिला, मैंने सीधे डीएम साहब को व्हाट्सएप मैसेज किया और उन्हें बताया, संज्ञान में लाया, उन्होंने बोला मैं एक्शन लूंगा। तो आप सरकार को बताएंगे, आगे बढ़ेंगे, हाथ साथ में देंगे, वो करेंगे तो चीजें एक्शन में आएगी। पुलिस भी एक्शन लेती है, सभी करते हैं, हम लोग कर तो रहे सारे काम। गोपाल जी सारे काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जो लोगों के दर्द को बढ़ा रहे हैं ना, ये लाशों पे सौदेबाजी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, इनको तो नहीं रोक पा रहे हैं। मैं लौट रही हूँ, डॉक्टर अरुण पांडे सर लौट रही हूँ, मैं उनके पास गई नहीं हूँ, डॉक्टर साहब भी सफदरजंग अस्पताल से हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अरुण पांडे, मैंने स्टार्टिंग में कहा कि जो हेल्थ वर्कर, जो डॉक्टर जान की बाजी लगाकर जिंदगी बचा रहे हैं, उनको न्यूज 24 सलाम करता है, सैल्यूट करता है। लेकिन दूसरी तरफ अस्पतालों के बाहर आप देख रहे हैं कि बिजनेस सांसों पे ही किया जा रहा है, लाशों पे किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए मुकेश जी, इस समय जो त्रासदी की स्थिति है पूरे देश में, और ये जो सियासी लोग बैठे हैं, इनसे मेरी अपील है कि कम से कम ये जो बॉल दूसरे के ग्राउंड में डालने की जो बात आप लोग कर रहे हैं, इस त्रासदी में ना करें। मैं सबसे अपील करना चाहता हूं, क्योंकि ये त्रासदी है, ये राष्ट्रीय त्रासदी है, इसको राष्ट्रीय अवसाद बनाने की कोशिश मत करें आप। हम जैसे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स, जितने लोग काम कर सकते हैं, ओवरबर्डन है, हम लोग काम कर रहे हैं। और कम से कम अपनी राजनीतिक आंसू को पोंछ कर जो मर रहे हैं, जो उनके परिजन हैं, उनका दर्द बांटने की कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि कौन सी सरकार क्या कर रही है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि कम से कम मूलभूत चीजों पे तो आप लोग की आंखें खुले। एक, अगर एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है, अगर कोई मरता हुआ आदमी अपने उस बॉडी को लेके जाना चाहता है और एम्बुलेंस पे अगर ये राजनीति होने लगती है और पैसे के दाम इतना बढ़ जाते हैं, तो एक चैनल को दिखाना पड़ता है, अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। इससे बड़ा अफसोस किस बात का? ये सोचिए कि विपनेश जैसे लोग ग्राउंड पे जाके आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, तब आप जगते हैं। चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, मैं दोनों से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या केवल पक्ष में रहने की जिम्मेदारी है कि सब कुछ देखना है? विपक्ष केवल राजनीति करने के लिए आएगा या चुनावी मौसम में सामने आएगा? ये पिछली साल जब पहली लहर आई थी विपनेश जी, तो आप ही के चैनल पर बैठ के मैंने भी ये बोला था कि दूसरी लहर के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हमारे जैसे कितने डॉक्टर्स बोले दूसरी लहर की तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या जरूरत थी? हमें राजनीति करनी थी, हमें चुनावी सभाएं करनी थी। मैं सभी लोग मेरे मित्र जानने वाले हैं, इनमें से कितने लोगों ने ऐसा किया कि नहीं जी ये सभाएं नहीं होनी चाहिए, ये एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं होना चाहिए। आप ही के चैनल पे दिखाया गया कि कई लोग राजनीति से ही, कई लोग मास्क लगा के, बिना मास्क लगाए घूम रहे थे और बोल रहे थे कहां है कोरोना। आप ही के चैनल पे हमने देखा कि कई ऐसे बड़े बड़े लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, मैं क्योंकि राजनीति से आता ही नहीं हूं, मेरा काम है लोगों की सेवा करना और सबसे ये अपील करना कि कोरोना का प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए साहब। क्योंकि मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील ये करता हूं कि जितने सियासतगढ़ हैं इन्हें सब कुछ मिल जाएगा साहब, लेकिन मौत किसकी हो रही है?
किसको बेड नहीं मिल रहा है, यह हकीकत सब लोग जान रहे हैं। आज जितने लोग भी बात ये कर रहे हैं कि एम्बुलेंस ये नहीं हो रहा है, ये व्यवस्था कर दी गई है, इस व्यवस्था पे हम नजर रख रहे हैं, इतनी स्कार्सिटी के बाद भी अगर कोई प्रभुत्व वाला इंसान को सब कुछ मिल जाता है तो ये क्वेश्चन मार्क उठता है। तो मेरी अपील है आपके चैनल के माध्यम से, जितने लोग भी सुन रहे हैं, कृपया करके कोरोना का प्रोटोकॉल जरूर फॉलो करें। जरूरत नहीं हो तो घर से बाहर ना निकले, और घर में भी अगर आप हैं तो कृपया करके मास्क लगाएं, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि यहां पे केवल राजनीति की जाएगी। एक गेंद दूसरे पाले में डालेंगे, ये होता तो ये हो जाता, पिछले 4 साल में किया गया। मैं इस बातों पे बात नहीं कहता, मैं मूलभूत बातें ये कराना चाहता हूं कि अब भी समय है साहब, स्वास्थ्य की बातें कीजिए, अपने क्षेत्रों में अस्पताल को अपग्रेड करने की बात कीजिए, डॉक्टर्स को बढ़ाइए, नर्सिंग स्टाफ की रिक्रूटमेंट कीजिए, उनको प्रोत्साहन दीजिए। इस तरह से टीवी चैनल में बैठ के एक दूसरे के ऊपर पाले फेंकते हैं तो हम जैसे लोग चिकित्सकों का मनोबल टूटता है साहब, कि हमने तो ये कर दिया जी, हमने तो वो कर दिया। तो मेरी आप सबसे अपील ये है कि हम लोग मिल के काम करें। हम जितना अपना 100% दे रहे हैं, आप अपना 100% दें। जिस दिन हम कम मिल से के कम काम अगर करेंगे, राजनीति से ऊपर आ जाएंगे ना, देश का भला उसी दिन से शुरू हो जाएगा। जी डॉक्टर अजय उपाध्याय बोलिए। भावना का मैं पूरा कदर करता हूं, बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने, लेकिन जब बात आती है देश का और राष्ट्र में, जब इस तरह की विपदा हो और जिस तरह का परेशानियां हैं, और जब सरकार मुख्य दर्शक बनी हो, जिसमें कोर्ट भी कह रहा है, तो कोर्ट राजनीति नहीं कर रहा है, बार बार फटकार यदि लगा रहा है किसी सरकार को, चाहे केंद्र सरकार को या राज्यों की कई सरकारों को, तो वो कोई राजनीति तो नहीं कर रहा है। आप जैसे लोग यदि इतनी जो विभत्स स्थिति है उसको आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं यदि हम विपक्ष में हैं तो हमारी जिम्मेवारी भी है कि सरकार की जो नाकामियां हैं उसको दिखाएं, बताएं। नहीं बताएंगे तो सरकार जानेगी ही नहीं। ठीक है, ये सरकार कान बंद कर ली है, आंख बंद कर ली है, मोतियाबिंद की शिकार हो गई है, इसे कोई चीज नहीं दिखता और विपक्ष की आवाज। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, ठीक है, विपक्ष का काम है सरकार की आंखें खुलवाना, क्या विपक्ष का ये काम नहीं है कि आप सत्ता में रहे हैं, आपका भी तंत्र मजबूत रहा है, ऐसा नहीं है, जानकारी नहीं है आपको कि कहीं कोई प्रॉब्लम है, ऐसे सांसों पे सौदेबाजी हो रही है, ऐसे मामलों को ट्रैक करें, ट्रेस करें और सरकार के साथ मिलकर उनको पनिशमेंट दिलाएं, उनको सबक सिखाएं? क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्या ये मिसाल कायम विपक्ष और पक्ष नहीं कर सकते मिलके? एकदम विपिनेश जी, और ये आपदा का, राष्ट्रीय आपदा का समय है, हम लोग भी राजनीति नहीं करना चाहते, तू मैं भी नहीं करना चाहते, होना भी नहीं चाहिए। जहां तक बात है ये दिखाने की बात आपने की है, उत्तर प्रदेश, तो महाराष्ट्र, कुछ तो नहीं बचा है, हर जगह तो सांसों पर सौदेबाजी हो रही है पूरे देश में। आज तो आप समझिए ना, बिहार की भी हालत वही है, बाकी उत्तराखंड, बाकी राज्यों की भी हालत है। वहां चूंकि लोग देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, और हम लोगों का ये ड्यूटी बनता है, और हमारे लोगों ने, आपने देखा होगा कि वो ड्यूटी निभा भी रहे हैं। आपके चैनल पर भी कई बार ऐसी रिपोर्टिंग आई है, चाहे हमारे कार्यकर्ताओं की, चाहे हमारे नेताओं की। हम प्रयास कर रहे हैं, अभी भी सरकार से मेरा आज पूरा सहयोग का है, सकारात्मक सहयोग हम देना चाह रहे हैं। हमारी राष्ट्रीय नेता सोनिया जी ने ही अभी मीटिंग करके ये बात कही है कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाइए, इस पर नीतिगत फैसले कीजिए। आप करते हैं कोरोना के लिए कैबिनेट की मीटिंग और आवाज और निर्णय आती है कि एक बैंक बेच दिया। ये आपदा में इस तरह अवसर मत तलाशिए। अभी जरूरत है देश में कोरोना से लड़ाई लड़ने की, देश के संपत्तियों को बेचने की नहीं। पहले आपने ऑक्सीजन बेचा, उससे पहले अब देखिए अब आगे बढ़ गए, अब आगे बढ़ गए। अभी आप साथ की बात कर रहे थे, अब आगे बढ़ गए। गोपाल अग्रवाल जी बोलिए। सांसों को मत बेचिए। गोपाल अग्रवाल जी बोलिए। ये जो अपोजिशन के लोग हैं ये केवल राजनीति कर रहे हैं, सरकार काम कर रही है, त्रासदी बहुत बड़ी है। प्रधानमंत्री और पूरे मंत्री और जो भी प्रदेश सरकारें हैं वो दिन रात कर्मचारी भी कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी काम कर रहा है। आप पुलिस की काम को कम नहीं आंक सकते। अगर मीडिया काम कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, पुलिस भी काम कर रही है और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है। मैं तो देख रहा हूँ डीएम जो सीईओ वो कितना दिन रात काम कर रहे हैं। उन लोगों को आप इस तरह से जलील करने का प्रयास कर रहे हैं। त्रासदी इतनी बड़ी है, विदेशों में बहुत अच्छे अच्छे देशों को भी इस मुसीबत से निकले। प्रधानमंत्री, हम लोग सब काम कर रहे हैं और अपोजिशन इस वक्त कुछ नहीं कर रही, केवल गालियां देके कंफ्यूज कर। अभी विपिनेश जी ने भी दिखाया है जो आईना, क्या कर रहे हैं? अपोजिशन से पूछे ना आप क्या कर रहे हैं? इनने, अजय जी ने क्या किया? गोपाल अग्रवाल जी, गोपाल अग्रवाल जी और सभी से, अनुराग भदौरिया जी, डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, जो डॉक्टर अरुण पांडे कह रहे हैं, प्लीज समझिए ये बहुत गंभीर मामला है। सांसों पर सौदेबाजी मत होने दीजिए सर।
जनता माफ नहीं करेगी। फिलहाल के लिए आप सभी का शुक्रिया। छोटा नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।